नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में स्पेस टॉक्स के। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जिसने ह्यूमैनिटी को कई सदियों से विचलित किया है। इस प्लैनेट का नाम है मार्स, जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। कहा जाता है कि मार्स पे लाखों साल पहले पानी था, झरने थे, नदियाँ थी और विशाल महासागर थे। आज के दिन में ये बस एक वीरान डेजर्ट सा हो चुका है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि क्या मार्स पे लाइफ है या कभी थी, या फिर फ्यूचर में यहाँ पे लाइफ बन सकती है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज के हमारे गेस्ट मिस्टर कैलाश बेलेकर एंड गौरी क्षीरसागर की। सो लेट्स स्टार्ट। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? Hi Sarthak, I'm fine. Hi Sarthak, thank you to invite us. सो या जब भी टॉपिक होता है मार्स का निकलता है, तब सबसे पहला पॉइंट जो ह्यूमैनिटी पूछती है कि वहाँ पे एलियंस है कि नहीं, या कभी थे या भी हो गए। आपको क्या लगता है इस पे? सी एलियन के बारे में जैसा मैं बहुत बार कहता हूँ और पूछते भी हैं लोग कि एलियंस है कि नहीं यूनिवर्स में, तो खास तौर पर एक सवाल आता है कि हमारा जो नेबर प्लैनेट है अर्थ का, दैट इज़ द मार्स, मंगल जिसे कहते हैं, तो उस पर क्या चांसेस है? बिकॉज एवरीवन स्टार्ट टू सर्च एलियन फर्स्ट अबाउट नेबरहुड, ठीक है? तो मार्स पे एलियन है कि नहीं, तो स्टार्टिंग में तो अगर मार्स की हिस्ट्री बताई जाए थोड़ी, तो जब मार्स को देखा जा रहा था टेलीस्कोप से, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप से, आई एम टॉकिंग अबाउट 19th सेंचुरी, तो बहुत प्रिडिक्शन किए गए कि मार्स के जो पिक्चर्स लिए गए थे या उसे ऑब्जर्व किया गया था, तो उसके ऊपर कैनल्स ऑब्जर्व किए गए थे, पानी के जो हम कैनल बोलते हैं धरती पे। तो वहाँ पे ऐसा बताया गया कि वहाँ पे एलियंस का ये इरिगेशन सिस्टम है, तो वहाँ से ये प्रचलित हुआ था कि मार्स पे भी सिविलाइजेशन है, उन्होंने भी इरिगेशन सिस्टम बनाई है, और तब से ये मिथ काइंड ऑफ थिंग शुरू हुआ कि मार्स पे एलियन है क्या। बट अगर आज की बताएं, हम जितने भी ऑब्जर्वेशन, क्लोज फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए हैं, तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी साइन नहीं मिला जहाँ हम बता सकते हैं कि या एग्जिस्ट करते हैं कोई लाइफ वहाँ पे, या पास्ट में भी कुछ लाइफ थी, ऐसा फुल प्रूफ हमें नहीं मिला है अभी तक। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि वहाँ पे पानी था बट वो अभी चला गया? बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि पानी था, पानी में लाइफ थी, बट वो पानी कहाँ चला गया फिर इतने सालों में? अच्छा, यू वांट टू आंसर? Yes, okay. So हमने जैसे पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे पहले भी साइंटिस्ट को फाउंड हुआ है कि मार्स को भी एक मैग्नेटिक फील्ड थी खुद की, जैसे अर्थ को अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। बट किसी कारण एज प्लैनेट जैसे जैसे उसकी उम्र जो है वो बढ़ती गई, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिप्लीट होते गई। सो मार्स को अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सोलर सन से जो कुछ भी सोलर विंड्स आ रहे हैं, सोलर रेज आ रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर को वॉश आउट करता है। उसकी वजह से आई गेस वो जो लेक्स या फिर हम रिवर्स बोल रहे हैं, वो उसका एवापोरेट होने का ही एक ही चांस है, बिकॉज इट डजेंट हैव एटमॉस्फेयर। तो सोलर विंड्स एंड सोलर रेज को उसने वॉश आउट कर दिया। सो ये जो मैग्नेटिक, जो आपने कहा फील्ड, इसका ये होने का क्या रीजन था जाने का? मतलब ऐसे क्या चेंजेस हुए मार्स में जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक ये चला गया फील्ड? सी, देखिए, मार्स जो है अर्थ से काफ़ी छोटा प्लेनेट है, ऑलमोस्ट हाफ साइज ऑफ अर्थ है, मीन्स 6000 समथिंग उसका डायामीटर है, 6000 किलोमीटर। तो दो द साइज इज़ वेरी स्मॉल, तो मार्स का जो कूल डाउन होने का या कोल्ड होने का जो रेट है अर्थ से काफ़ी फास्ट था। तो जैसे कि हम सबको पता है, प्लैनेट्स एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ देयर फॉर्मेशन, ये सब प्लैनेट जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, विनस और देन मार्स, ये एक हॉट बॉल्स थे, रॉक के बॉल्स थे, और धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो ये धीरे धीरे कोल्ड होते गए। तो मार्स का जो कोल्ड होने का रेट है वो काफ़ी फास्ट था एज कम्पेयर टू अर्थ। तो अगर अर्थ की बात करेंगे यहाँ पे, तो अर्थ का कोर अभी भी बहुत हॉट है, यहाँ पे मोल्टन निकेल एंड आयन का कोर है हमारा, और जो मोल्टन आयन या निकेल है वो अपने आप में घूम रहा है, बिकॉज इट्स ए हॉट एंड मोल्टन। तो जब वो घूमता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है प्लैनेट के इर्द गिर्द। बट इसके अपोजिट मार्स का हुआ कि उसका जो मोल्टन कोर था आयरन एंड निकेल का, वो कोल्ड रेट ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे सॉलिड होता चला गया।
तो अगर मोल्टन मेटल सॉलिड होता है तो उसके घूमने का स्पीड भी कम हो जाता है, एंड दैट रिवॉल्यूशन स्पीड गेट डाउन और डिक्रीज, सो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती गई जैसे ही वो मोल्टन मेटल का कोर कम होता गया घूमना। और फिर एक बार जैसे गौरी ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चली गई, इट इज ए प्रोटेक्टिंग शील्ड फ्रॉम द सोलर विंड विच कमिंग फ्रॉम द सन। तो जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चली गई तो जो अल्ट्रा यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज और भी सोलर विंड, ये डायरेक्टली सरफेस के ऊपर आना शुरू हुई मार्स के, और उसके कारण टेम्परेचर बढ़ा, वाटर जो था वो चला गया। और इसका और एक रीज़न है, जो फोटोग्राफी ली गई मार्स की, मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर जो नासा ने छोड़ा था आई थिंक 2006 में या 7 में, तो दूर से उसे रडार कैमरा से ऑब्जर्व किया गया तो एक बहुत बड़ा क्रेटर मार्स के ऊपर देखा गया, बोरोलिस क्रेटर, बेसन क्रेटर कहते हैं उसे। इतना बड़ा है कि पूरा यूएसए उसमें मीन्स ये हो सकता है। तो वो क्रेटर कैसे बना, तो उसका जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो ऑलमोस्ट द साइज सिमिलर टू द प्लूटो प्लैनेट, प्लूटो ड्रॉप प्लैनेट जो है उस साइज की बॉडी मार्स के ऊपर टकराई थी, एंड ड्यू टू दैट इम्पैक्ट कोलिजन मार्स के ऊपर बहुत ही कैटेक्लिमिक का मीन्स बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने के कारण जो भी लाइफ हुई होगी या वाटर हम बोलते हैं, तो वो भी एक कारण है कि वाटर पूरी तरीके से वहां से चला गया मार्स के सरफेस के ऊपर से। So, ये जो इम्पैक्ट था ये कितने सालों पहले हुआ था? ये 3 to 3.5 बिलियन ईयर्स की पहले की बात है। सो ऐसा कोई इम्पैक्ट अर्थ पे ही हुआ था या फिर बस मार्स पे ही इम्पैक्ट हुआ था? लाइक अर्थ एंड मार्स तो साइड साइड में ही है, तो दोनों पे ये सेम चीजें हुई या बस मार्स पे ही हुई? अर्थ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट एक बार हुआ था, ये भी एक थ्योरी है, इट्स नॉट एन वी हैव सॉलिड प्रूफ। जैसे कि हमारा चांद कैसे बना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतने अर्थ के साइज, अर्थ जैसे प्लैनेट के साइज वाले प्लैनेट को इतना बड़ा मून नहीं होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता था कि एक मार्स से थोड़ा कम साइज वाला एक बॉडी जो वीनस एंड अर्थ के बीच में ऑर्बिट कर रहा था वो अर्थ से इम्पैक्ट किया, उसको थिया, हाइपोथेटिकल नाम थिया बताया जाता है। तो उस इम्पैक्ट से पूरा अर्थ का जो मैक्सिमम प्लम्प बाहर आया दोनों के इम्पैक्ट से, तो उससे हमारा चांद बना। तो अर्थ ने भी एक ऐसा इम्पैक्ट झेला है अपने हिस्ट्री में। अच्छा, हिस्ट्री में से हो चुका है पहले यस बार। यस। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे पानी के ओशंस एंड बहुत सारे बॉडीज थे, तो क्या लगता है आपको इस जो बॉडीज, वाटर बॉडीज में लाइफ बनी होगी उस टाइम पे, शायद 3.5 बिलियन ईयर्स पहले? इसका कोई एविडेंस अपने पास है आज ओके, तक? सो ये तो तय है कि अगर पानी है तो वहाँ पे थोड़े ना थोड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ तो वहाँ पे रहे होंगे। वी डोंट हैव प्रूफ कि वहाँ पे माइक्रोब्स है। नासा ने जैसे कि बहुत सारे रोवर्स, बहुत सारे सैटेलाइट्स मार्स के अराउंड छोड़े हैं कि जो करंटली कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर भी करते हैं। बट थेरी है कि इफ वी फाउंड द वाटर देयर माइट बी द चांसेस ऑफ फाइंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट एरिया। सो ऑल्सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सनस्क्रीन लगाना कितना ज़रूरी है। जैसे कि मार्स को अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड गवाई जैसे उसने, वैसे उसके ऊपर के जो नेचुरल एलिमेंट्स थे, वाटर हो गए या फिर माइक्रोब्स हो गए, वो सारे खत्म हो गए। सो आई गेस वो खत्म भी हो चुके होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वी नो दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। सो देयर माइट बी अ चांस कि वो मार्स के सरफेस के नीचे maybe there might be some organism which are still sustaining on the surface. So do we have any proof or evidence, like जो हमें कंफर्म बता सकता है कि मार्स के सरफेस पे लाइफ थी? इस बात का कोई कंफर्म आज तक एविडेंस मिला है हमें? सी लाइफ होने का कंफर्म एविडेंस तभी होता है जब हम एक्चुअल किसी लिविंग लाइफ को ऑब्जर्व कर पाते हैं। वैसा तो एविडेंस अभी तक मिला नहीं मार्स पे। सो व्हाट वी और द एजेंसी सर्चिंग बायोसिग्नेचर। बायोसिग्नेचर मीन्स व्हाट, व्हेन एनी लाइफ इज थ्राइविंग और सर्वाइविंग और सम नो लिविंग, तो वो अपने आप में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि हम है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट होती है। तो इसको बायोसिग्नेचर्स कहा जाता है या लिविंग होने का कुछ ना कुछ सबूत। तो एज वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम वेरी रिमोट प्लेस और ओनली सेंडिंग द इंस्ट्रूमेंट और रोवर्स देयर,
तो हम सिर्फ बायो सिग्नेचर्स ढूंढ सकते हैं अभी की लाइफ के पास्ट में थी या नहीं। तो उसमें से कुछ बायो सिग्नेचर्स मिले हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रेस हुए हैं। कार्बन कार्बन कंपाउंड एक होता है कि जो पहली बार मार्स पे एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिट। स्पिरिट, ये जो 2 रोवर छोड़े गए थे, ये अपने आप में एक लैब थी। 3 एक्सपेरिमेंट्स की वो लैब छोड़ी गई थी। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, रिगोलोथ जो रहता है मार्स के सॉइल का, उसका सैंपल लेके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसमें उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। 3 में से 2 में उन्हें एक ऐसे गैसेस की ट्रेसेस मिली थी कि जो सिर्फ लाइफ या माइक्रोब्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। बट थर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उनको नहीं मिला जो उन्हें देख रहे थे, वो ट्रेसेस ऑफ दैट बायो मीन्स बायो केमिकल्स, सॉरी बायो इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं। तो फिर वहाँ पे अभी भी उसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सेइंग दैट कि 3 में से 2 हमें मिले हैं साइंस, तो लाइफ थी, हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक ग्रुप कहता है कि नहीं, 3 आउट ऑफ 3 अगर मिले होते तो ही हम कह सकते हैं कि लाइफ थी। तो द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन टू सर्चिंग मोर एंड मोर एविडेंस दैट वी कैन से इन द पास्ट लाइफ थी वहाँ पे, या फिर अभी भी है। जैसे गौरी ने कहा सरफेस के नीचे हो सकती है। तो अभी ऐसा कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है अभी तक हमें। हाल ही में हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि नासा के कोई रोवर को वहाँ पे कोई ये मिले थे, जैसे आपने बताया बायो सिग्नेचर्स। तो ये क्या चीज़ है, लाइक जो बायो सिग्नेचर्स मिले, क्या ये कंफर्म बताता है, ये जस्ट अजम्पशन है कि ये एक पोटेंशियल लाइफ का सिग्नल, ये है प्रूफ है? यस, सो रोवर्स जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं टू फाइनली एंड टू द कंक्लूजन कि वहाँ पे बायो लाइफ प्रेजेंट है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिले, जैसे सर ने बताया कि कार्बन एलिमेंट्स, और बहुत सारे रोवर्स जो है दे हैव द ड्रिलिंग मैकेनिज्म। तो उन पे ड्रिल्स बिठाए गए हैं जहाँ पे वो पेनेट्रेट कर सके मार्स के सरफेस पे। एंड वो जो सैंपल्स है वो एक आइसोलेटेड फ्रोजन चेम्बर में स्टोर्ड होते हैं। सो आई गेस अभी तक तो वो जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किया वो अर्थ पे कभी आए नहीं है। मैंने अभी बीच में पढ़ा कि नासा के रोवर को वहाँ पे कोई बायो सिग्नेचर्स मिले, जैसे सर ने भी बताया। तो ये क्या सिग्नेचर्स है, बायो सिग्नेचर्स, इनका क्या एग्जैक्टली कहना है कि लाइफ थी या नहीं थी, या फिर ये जस्ट कोई और आर्टिफिशियल रिएक्शन का भी हो सकता है? क्या एग्जैक्टली है? ओके, सो जैसे हम नासा ने बहुत सारे रोवर्स छोड़े, स्पिरिट हो गया, परसिवरेंस हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया। सो इन रोवर्स पे ड्रिल्स लगे हुए थे जो कि मार्स के सरफेस पे पेनेट्रेट करके उसके जो लैंड के सैंपल्स है वो कलेक्ट करके रखे है उसने। ये जो सैंपल्स है वो फ्रोजन एनवायरनमेंट में उसी जो रोवर है उसी के अंदर अभी रखे हैं। एंड जैसे कि सर ने बोला, जो बायो सिग्नेचर्स है वो कार्बन या फिर अलग केमिकल फॉर्म्स में ही पाए गए हैं अभी तक। और जब तक वो सैंपल्स हम अर्थ पे लाते नहीं तब तक आई गेस उस पे रिसर्च करके कंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक हमने मार्स पे जो सैंपल्स थे वो रिटर्न लाए नहीं है अर्थ पे, बिकॉज वहाँ पे प्रोपोर्शनल सिस्टम नहीं है कि जो रॉकेट लॉन्च कर सके उसके ग्रेविटेशन फोर्स को बीट करके अर्थ पे वापस ला सके। सो आई गेस वी विल हैव टू वेट फॉर द सैंपल्स टू कम बैक ऑन द अर्थ। राइट। या जैसे कि नासा का रिसेंटली एक प्रेस रिलीज उन्होंने किया कि जो परसिवरेंस रोवर उन्होंने छोड़ा था उसको एक सैंपल्स मिले जिन्हें लिजर्ड मार्किंग भी कहा गया है। तो इसका लिजर्ड से कुछ डायरेक्ट ये नहीं है, क्या कहते हैं, कनेक्शन, बट वो एक नाम दिया गया है इंडिकेशन के तहत। जनरली क्या होता है, जो बैक्टीरियल लाइफ है जब वो बाय प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो कार्बन कार्बन के कुछ फुटप्रिंट्स पीछे छोड़ती है जिनके एक मार्किंग्स बनते हैं स्टोन या ऐसे कुछ रॉकी सरफेस के ऊपर। और जब हम अर्थ के ऊपर इसका एग्जांपल देखते हैं तो अर्थ पे हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेट किया कि सिर्फ बैक्टीरियल लाइफ या माइक्रोबल लाइफ जो है वही ऐसे मार्क्स क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ए नॉट नेचुरल प्रोसेस, ये सिर्फ लाइफ के इससे ही हो सकता है। तो इसीलिए जो कहते हैं कि वी हैव नो नाउ 100%
प्रूफ कि वहाँ पे एक माइक्रोबियल लाइफ है या थी, क्योंकि वो सिग्नेचर्स मिले हैं, लिजर्ड सिग्नेचर जिन्हें कहा गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी एंड रिसेंट फाइंडिंग्स है। बट जैसा गौरी ने कहा कि अभी तक हमने मार्स के ऊपर से कोई भी सैंपल अर्थ के ऊपर रिटर्न नहीं लाया था, जबकि हमने एक एस्ट्रॉयड के ऊपर का सैंपल अर्थ के ऊपर लाया है, बट मार्स के ऊपर का नहीं लाया। तो इन फ्यूचर इफ वी कैन ब्रिंग द सैंपल फ्रॉम मार्स, देन इन द आवर अर्थ लेबोरेटरी इन द अर्थ हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, एडवांस एक्सपेरिमेंट उस सैंपल पे कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो इन फ्यूचर, क्योंकि अभी नासा का क्या मानना उनका जो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि द कॉस्ट इट इज नो adding in the mission to bring the sample back from the Mars is so much, so why not we do something that itself the analysis there only। तो ऐसा है। बट आने वाले कुछ मिशन में उनका प्लान है कि मार्स से सैंपल रिटर्न लाना और अर्थ के ऊपर उसका, क्योंकि ये जो कॉस्ट है इस कई गुना कम है जितना कि हम एक ह्यूमन बीइंग को वहाँ पे छोड़े, लैंड करें मार्स के सरफेस के ऊपर। तो आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत डिटेल में इसके ये मिलने वाले हैं रिजल्ट्स। सो सर, अगर हमारे दर्शकों को अगर बताना हो, अगर 0 to 10 के स्केल के बीच में, कि ये जो एविडेंसेस मिले हैं, जो फिर सिग्नेचर्स मिले हैं, इससे हम कौन से इस पे बता सकते हैं कि लाइफ है, लाइक ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, कि ये सिग्नेचर्स बताते कि लाइफ है एग्जैक्टली वहाँ पे थी। ठीक है तो मैं नहीं कह सकता, बट थी जो पास हाँ, जो में थी, राइट, थे। वो 8+ में दे सकता हूँ, 0 to 10 में 8+। 8+। यस, अच्छा, क्योंकि सी लाइफ जो है अर्थ के ऊपर भी ऐसा माना जाता है कि इट्स नॉट ओरिजिन और ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ। अर्थ, ये भी कहाँ से तो बाहर आई है, क्योंकि हमने जो बैक ट्रेस किया लाइफ का, तो हम यहाँ तक ही कर पाए कि जो सिंगल सेल लाइफ थी जो वाटर में बनी थी, उसका हम ट्रेस कर पाए। बट ये सिंगल सेल लाइफ भी कहाँ से आई, राइट, ये अभी तक हमें पता नहीं चला। एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस और एनी काइंड ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन लिंक कि ये सिंगल सेल लाइफ ऐसे ऐसे बनी होगी। तो एक थ्योरी ऐसी भी है, और वो भी सब प्रोमिनेंट थ्योरी है, कि ये सिंगल सेल लाइफ बाहर से आई है। अभी आप अगर मानेंगे अगर सिंगल सेल लाइफ बाहर से आई है, तो एक इवेंट का जिक्र किया जाता है पास्ट में, जब ये सब प्लैनेट फॉर्म हो रहे थे, उसे कहते हैं हेवी बम्बार्डिंग। हेवी बम्बार्डिंग का मतलब क्या था कि जब सैटर्न एंड जुपिटर ये अपने ऑर्बिट में स्टेबल नहीं थे, तो ये दोनों क्या करते थे, बाहर के जो एस्ट्रॉइड कॉमेट्स थे उनको खींच के अंदर लेके आते थे इन इनर पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, मीन्स दिस 4 प्लैनेट एंड सन। तो इसकी वजह से ये जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, इनके ऊपर बहुत सारे एस्ट्रॉइड कॉमेट्स की बम्बार्डिंग हुई है, जो बाहर के आउटर सोलर सिस्टम के एज के एरिया से आए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी बम्बार्डिंग के तहत पानी भी आया ये चारों प्लैनेट के ऊपर या तीनों प्लैनेट के ऊपर, और इसमें से लाइफ भी आई। तो जैसे कि अर्थ के ऊपर लाइफ आई, पानी आया, तो सिमिलर मार्स के ऊपर भी आया होगा। एंड एज आई टोल्ड यू, मार्स इज कूलिंग फास्टर। तो अर्थ जितना हॉट था उससे पहले मार्स कूल होना शुरू हुआ, तो लाइफ यहाँ से पहले वहाँ इवॉल्व होना जल्दी शुरू हुई होगी। शुरू हो गई। तो मेरा तो मानना है कि 100% तो नहीं कह सकता, बट 80% के ज़्यादा तो मैं इसे मान सकता हूँ कि लाइफ पास्ट में हुई होंगी वहाँ पे। हाँ है। तो ये तो हो गई कल की बात है। सो आज का जो मार्स है, इसकी क्या हाल है? मतलब यहाँ पे हम लोग जाके रह पाएंगे, क्या लगता है आपको? मतलब हमारे बेसिस वहाँ पे बन पाएंगे? हम अभी इलोन मस्क भी बता रहे हैं कि हम कॉलोनाइज करना चाहते हैं मार्स को, बट जैसे हमने बताया वो डेड प्लैनेट है, राइट? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ वी वांट टू लिव टुडे, सो क्या क्या चीज़ें हमको वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी, या फिर वी आर रिक्वायर्ड फॉर इट? तो आपको क्या लगता है इस पे, कि हो पाएगा कि आज के दिन में? सी, जिस तरह ह्यूमंस अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, और ह्यूमन पॉपुलेशन जितनी तरह से, जितनी रेट से बढ़ रही है अर्थ के ऊपर, तो भविष्य में एक समय ऐसा आने ही वाला है कि वी नीड टू लिव अर्थ, नॉट फुल्ली बट कुछ पार्ट अर्थ का जो रहने लायक नहीं बचेगा, और पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। तो हमें स्पेस में एक्सप्लोरेशन करना ही पड़ेगा। अभी ये एक्सप्लोरेशन कैसा करना है, मून के ऊपर जाना है, मार्स के ऊपर, या बियॉन्ड मार्स, ये अभी कुछ फिक्स नहीं है। बट मार्स इज़ द प्रोमिनेंट कैंडिडेट टू
सेटल ए बेस ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए, क्योंकि मार्स के ऊपर सभी तरीके के इंग्रेडिएंट्स है जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए। चाहिए। अंडर द बीनीथ ऑफ सरफेस पानी है, ग्लेशियर से आइस के। सरफेस के ऊपर मेटल्स के बहुत सारे सिग्नेचर्स मिले हैं। उसकी जो मार्स की आप रोटेशनल स्पीड देखोगे तो वो भी ऑलमोस्ट अर्थ के समान है, मीन्स 24 आवर्स का कुछ तो भी उसका एक 24 hours हाँ 37 minutes। डे है। तो इस तरीके से मार्स अपने आप में एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है सेटलमेंट के लिए। अभी एक दिक्कत ऐसी है कि मार्स थोड़ा दूर है अर्थ से एज कंपेयर टू मून। पकड़ मून। लीजिए मून का अगर ऑप्शन यहाँ पे देते तो इफ वी क्रैक द स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी एफिशिएंट स्पेस ट्रैवलिंग थिंग, कि अभी मार्स पे आपको जाना है तो मिनिमम 6 मंथ लगते Right। एंड में 2 साल में एक मौका ऐसा आता है कि आपको क्लोज इनकाउंटर या जो क्लोज ये होता है उसका ऑर्बिटल पीरियड अर्थ से, तो उस पीरियड में हमने लॉन्च किया तो 6 मंथ का हमें एडवांटेज मिलता है जाने के लिए। अगर नहीं किया तो 9 मंथ से लेके 2 साल तक हम जा सकते हैं, मीन्स ऐसा। वहाँ पे तो रहना। अगर हम स्पेस ट्रैवलिंग को कुछ इफिशिएंट बना सके रॉकेट टेक्नोलॉजी को, जो इलॉन मस्क कर रहा है स्टारशिप के तहत, तो डेफिनेटली मार्स इज द बेस्ट कैंडिडेट। हाँ, बट वहाँ पे जाने के बाद ये तो हो गई जर्नी की बात, बट जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे लिक्विड वाटर जो एक एसेंशियल नीड है लाइफ के लिए, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा है, तो इस चैलेंज को हम कैसे सुधार पाएंगे? ओके। सो आई गेस सबने मार्शियन मूवी तो देखी होगी। वहां पे जाके सरवाइव करना विल बी फर्स्ट टास्क। उसके लिए 3 आई गेस सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होंगी। रिसोर्सेस, उसके बाद एक शेल्टर यू कैन से, जहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा हो कि ह्यूमंस को विदाउट स्पेस सूट रह सके। बिकॉज स्पेस सूट इज वन ऑफ द थिंग जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अगर हम वहाँ पे जाके साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो वी शुड बी इन मोस्ट कंफर्टेबल एंड आवर माइंड शुड बी इन द मोस्ट फोकस्ड मैनर। तो एक तो एनवायरनमेंट, उसके बाद रिसोर्सेस में बहुत सारी चीजें आती है। फिर हो गया इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मोस्टली हम सोलर से टैकल कर ही लेंगे। उसके बाद आ गया टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि मार्स बहुत ज्यादा कोल्ड है। मार्स का जो टेम्परेचर है वो -128 डिग्री सेल्सियस से +20 डिग्री सेल्सियस तक इतना वेरी करता है थ्रू आउट द डे। सो अगर दिन में टेम्परेचर इज टू मच हाई तो रात में इट ड्रॉप्स टू -100 और समथिंग। तो ये 2-3 चीजें हैं जो टैकल करना पड़ेगा अगर वहां पे सरवाइव करना है। नेक्स्ट थिंग इज, हम वहां पे ज्यादा पानी, ज्यादा फूड नहीं लेके जा सकते। उसके पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, जो कि वहां पे जाके हमें एग्रीकल्चर कैसे करना है। एग्रीकल्चर हो गया, या फिर अगर हम हाइब्रिड वे में भी कौन सी भी चीजें उगा रहे हैं तो वो तो पहला प्लान हमारा रेडी चाहिए। वहां पे जाके अगर हमें एक कॉलोनाइजेशन ही पूरा सेटअप करना। सो आज के दिन वहाँ पे पानी है कहीं जो हम हार्नेस कर सके? पानी है ऑलमोस्ट 6 मीटर बिलो द सरफेस। आइसी ग्लेशियर्स है, उसमें 20% सॉल्ट आइस है, सॉल्टी 80% प्योर में ऐसा है, मिक्स है। तो पानी तो है, बिकॉज जो रडार ऑब्जर्वेशन लिए गए तो उसमें से जो रडार आपको पता है कि सोनार एक होता है उसमें टाइप, तो उसमें से पानी का हमें डिटेक्शन मिला है। पानी तो है, बट द थिंग इज दैट कि 6-7 मीटर अंदर जो पानी है उसको बाहर लाए कैसे। जैसा गौरी ने कहा कि वो पानी भी आईसी फॉर्मेट में, और टेम्परेचर स्वीपिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। दिन में हाई टेम्परेचर मिलेगा, रात में फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक ऐसा है कि सेबिस्टियर केमिकल रिएक्शन करके एक रिएक्शन है, जिसमें क्या ये जो रिएक्शन है दैट इज द मेन थिंग विच वी कैन यूज ऑन मार्स टू जनरेट 3 थिंग्स और 2 थिंग्स एटलीस्ट। इसमें होता क्या है कि हम हाइड्रोजन को लेके जाते हैं वहाँ पे, राइट, और वहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मीन्स मिक्सचर किया जाता है, तो उसमें से आपको मीथेन मिलता है एंड बाय प्रोडक्ट पानी मिलता है उसमें।
तो ये जो रिएक्शन है ये दोनों पर्पस सॉल्व करेगी। सिर्फ हाइड्रोजन वहाँ पे लेके जाना दैट इज द बिगेस्ट टास्क, या फिर वहाँ पे बना सकते हैं क्या हाइड्रोजन, कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें। इफ वी क्रैक दैट टेक्नोलॉजी देन वी जनरेट द फ्यूल ऑल्सो एंड एज वेल एज वाटर ऑल्सो, एंड वाटर अगर बना तो ऑक्सीजन भी बन सकता है वहाँ पे। दूसरी एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे जैसे गौरी ने कहा कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि उसके मार्स के ऊपर वेदर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ड्यू टू द सनलाइट यूवी रेज वगैरह उसकी जो पूरी धूल है मार्स की, डस्ट, वो चार्ज हो जाती है, इट गेट चार्ज पार्टिकल्स, और वो एक बार आपके सूट पे, आपके हेलमेट पे, इवन दो स्मॉल, वो अगर कंटेमिनेट कर भी दे आपके अंदर सूट के, तो बॉडी में जाके that charge particle gets stuck into your instrument, your body also. So in that case ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। तो पहली चीज़ तो हमें इस चार्ज डस्ट पार्टिकल से अपने आप को बचाना कैसा है, एक्सपेरिमेंट कैसे करने हैं, ये सब प्लान करके वहाँ पे जाना होगा, या टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जाने की। सो नासा इस पे काम कर रहा है अभी भी, या फिर ये, क्योंकि अभी मैं फिलहाल दिख रहा हूँ तो मोस्टली रोवर्स ही जा रहे हैं वहाँ पे, अब तक ऐसा कोई ये नहीं बना है। नासा ने कहा तो पिछले साल कि वो भेजेंगे, बट पिछले 40 सालों में बस रोवर्स एंड अलग अलग सैटेलाइट्स ही वहाँ पे जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड जितने रोवर्स है, जैसे कि हमारे 3 रोवर्स थे, मैं कह सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी, परसिवरेंस एंड क्यूरियोसिटी। तो ये तो वहाँ से सालों से है वहाँ पे। तो इन्होंने ऐसे क्या अलग चीज़ ढूंढ के निकाली है जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि लाइक ह्यूमन कैनॉट सर्वाइव इतना स्पेस सूट में भी। सो ऐसे कौन से कुछ डिस्कवरीज है जो हमें मिली है परसिवरेंस एंड क्यूरियोसिटी से? ओके, सो फर्स्ट वाज परसिवरेंस, जो नासा ने भेजा था 2000 के डेकेड में। वहाँ पे इट वाज, उसकी लाइफ जो थी वो सिर्फ 90 डेज या फिर ऐसे थी, बट उसने जो खोज निकाली, जैसे कि उस पे माइक्रोफोन भी था एक, सो माइक्रोफोन से हमें पता चला कि मार्स पे क्या नॉइज आते हैं। जैसे कि फिर हमने फाइंड आउट किया कि डस्ट स्टॉर्म्स बहुत है मार्स पे। फिर अलग एक क्वेश्चन आया कि जब मार्स पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो डस्ट स्टॉर्म जनरेट कहाँ से होते हैं? सो साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जैसे सर ने बोला कि सैंड के ऊपर, मार्स के ऊपर की जो सैंड है वो सोलर रेज की वजह से इलेक्ट्रोलाइज और चार्ज हो जाती है, उसकी वजह से इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो वही है कि वी हैव टू टैकल फ्रॉम डस्ट, वो परसिवरेंस ने निकाला। नेक्स्ट थिंग वाज स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि एक साल भर के लिए हमने एस्टिमेट किया था कि उसकी लाइफ एक 2 साल तक रहेगी, बट इट लास्टेड टिल, स्पिरिट आई गेस 6 साल तक चला, और अपॉर्चुनिटी लास्टेड टिल 2014, सो वो ऑलमोस्ट मोर देन 10 years तो चला। उसके बाद उसमें ही ड्रिल मशीन्स का मैकेनिज्म लगा हुआ था, वहां से हमें पता चला कि मॉइस्चर का कंटेंट है उसके बाद ही, एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से, डिस्कवरी। नेक्स्ट वाज क्यूरियोसिटी रोवर। क्यूरियोसिटी रोवर के ऊपर इट वाज इटसेल्फ अ लैब, आई वुड से, ऐसे एसयूवी के साइज की बड़ा वो इतना रोवर था, ऑलमोस्ट मोर देन 900 kgs। उस पे जो एक्सपेरिमेंट्स हमने वहां से किए, वहां से पता चला कि यहाँ पे वी कैन ऑल्सो ग्रो समथिंग बाय यूजिंग द फ्रोजन वाटर, जो हमने पिछले वाले रोवर से फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट थिंग इज इंजेन्युटी। इंजेन्युटी इज रोवर, सो इट वाज द फर्स्ट रोवर, और रोवर में लेके गए थे, एंड इंजेन्युटी इज फर्स्ट हेलीकॉप्टर दैट वाज फ्लोन ऑन एनी अनदर प्लैनेट। इंजेन्युटी से कुछ फोटोग्राफ्स हमें ऐसे मिले जहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेस बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लेन सरफेस। सो इंजेन्युटी ने हमें बताया कि देयर आर सो मेनी प्लेन सरफेसेस ऑन द मार्स, जहाँ पे हम कोलोनाइज करते वक्त अपना जो वी कैन से जो डोम है वो वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। टेरेंस है वहाँ पे, जैसे कि क्रेटर्स, सर ने बताया कि इम्पैक्ट से बहुत सारे क्रेटर्स बने हैं, सो वो क्रेटर्स इंजेन्युटी ने फोटोग्राफ्स किए। सो दैट ऑल्सो गिव्स अस द साइट लोकेशंस जहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं हैबिटेट अपना।
अच्छा, बट मेरा ये सवाल है कि आज तक इन सारे रोवर्स से ऐसे कौन-सी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं है? क्योंकि इतने सारे रोवर्स, इतने सारे सैटेलाइट्स वहाँ पे गए, तो इन्होंने कुछ तो ऐसा ढूँढ निकाला होगा जो आम जनता को मालूम भी होगा, बट इट्स लाइक वेरी बिग थिंग, राइट? सो आपको क्या लगता है ऐसी कौन-सी शॉकिंग? सी शॉकिंग तो नहीं कह सकते, बट साइंटिफिक कम्युनिटी में कुछ चीज़ें ऐसी मीन उनको मिली वहाँ पे रोवर से कि जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट द ट्रेसेस ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैसेस के ट्रेसेस मिलने के कारण उनसे पहला साइन जो मिला, क्योंकि मीथेन गैस जनरली जो है ये कोई भी बैक्टीरियल या बायो प्रोडक्ट होता है लाइफ का, तो वो ट्रेसेस सबसे बड़ा एक एविडेंस था लाइफ का होने का वहाँ पे पास्ट में। मीथेन गैसेस के ट्रेसेस उनके सॉइल में मिले। देन उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिला कि जब मार्स को ऑब्जर्व कर रहे थे टेलीस्कोप से, तो उसके दोनों पोल पे वाइट पैचेस दिखाई दे रहे थे। तो पहले तो ऐसा लगा था सब लोगों को कि इट इज़ द आइस, वाटर आइस जो उसके ऊपर है, कैप के ऊपर उसे आइसी कैप्स भी कहते हैं, पोलर कैप्स। बट जैसे ये रोवर या ऑर्बिटल्स ने नज़दीक से इनको देखा तो ऐसा पता चला कि ये तो आइस है, बट नॉट वाटर आइस, ये कार्बन आइस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका आइस बना है, और वो दोनों कैप मीन्स जो मार्स की कैप है, पोलर कैप, उनके तो वाटर होने के चांसेस क्या है, ये पहले उनको डिटेक्ट करना ज़रूरी था। तो जो मार्स रिकनेसेंस और ऑर्बिटल जो है नासा का, MRO जिसे कहते हैं, तो उसमें जो रडार सेंसर था उसने डिटेक्ट किया कि मार्स के सरफेस के नीचे आइस ग्लेशियर है, और ये वाटर आइस है। तो दैट इज द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रिगार्डिंग द मार्स इन्वेस्टिगेशन। और जो थर्ड डिस्कवरी हुई है, या मैं कहूँगा उसे मीन्स प्रोमिनेंट हो सकती है, वो ये है कि वाटर पास्ट में था मार्स के सरफेस के ऊपर, और वो थोड़ा नहीं था, वो वाटर ओशंस थे। तो ऐसे कुछ रिवर ट्रेसेस मिले हैं वगैरह। तो ये कब मिला, जब गौरी ने जैसे कहा कि परसिवरेंस हमने लॉन्च किया, फिर इंजेन्युइटी का उसमें हमने रखा था, तो वो एक हेलीकॉप्टर या ड्रोन होने के कारण वो एक सर्टन हाइट से और एक ज़्यादा एरिया को कवर कर पाया फोटोग्राफ्स लेने के लिए, और उससे बहुत सारी टेरेन के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वाटर फ्लो कैसे हुआ होगा पास्ट में मार्स के सरफेस के ऊपर, और ये सब चीज़ें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है जो फ्यूचर में कॉलोनाइजेशन करने के लिए मार्स के ऊपर हमें ज़रूरी हो सकती थी। उसके रिगार्डिंग, उसके अलावा मीन्स छोटी छोटी बहुत सारी वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ली गई है। छोटी छोटी मोटी जो भी हो, अलग अलग। सो अभी जो रोवर्स एंड जो सैटेलाइट्स है, मोस्टली रोवर्स पे हम फोकस करते हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी था, स्पिरिट था, इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम थी, जैसे सोलर पैनल्स थे वगैरह। अभी हम फ्यूचर में जब वहाँ पे जाके कॉलोनी सेटअप करेंगे, हम भी सोलर पैनल्स ही यूज़ करेंगे, तो ऐसे हो सकता है कि डस्ट पार्टिकल्स एंड जो भी है रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, जो रेडिएशन आते हैं, उससे ये खराब हो जाए। तो जैसे अभी जो दो रोवर्स है, परसिवरेंस एंड अपना जो क्यूरियोसिटी, दे यूज रेडियो आइसोटोप्स फॉर जनरेशन। सो व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में हम भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करके वहाँ पे जनरेट करेंगे एनर्जी, या फिर सोलर पावर से कर पाएंगे? सी वाई फर्स्ट इन द अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिट, यार उसके भी पहले जो 2-3 रोवर्स छोड़े गए थे उनको प्लेनली सोलर पावर ही एनर्जी सोर्स था, और बैटरीज होगी चार्जिंग के लिए। तो सोलर पावर का प्रॉब्लम क्या था कि वो रोवर्स थे वहाँ पे, जैसा मार्स के ऊपर स्टॉर्म्स आते हैं डस्ट के, एंड दैट डस्ट इज चार्ज डस्ट। तो जब वो किसी भी सरफेस के ऊपर जाती है तो स्टिक हो जाती है, उसे हटाना ऑलमोस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो ये रोवर नहीं कर पाते, राइट। इसीलिए बात के इसमें नासा ने क्या डिसाइड किया कि वी यूज द आइसोटोप न्यूक्लियर और न्यूक्लियर आइसोटोप्स एनर्जी सोर्स टू पावर द दिस रोवर, बिकॉज इसका इस्तेमाल पहले भी वॉयेजर में किया गया था, और वॉयेजर का आपको पता है ये 40 साल से अभी भी पावर है और वो रिटर्न फीडबैक दे रहा है। तो इसी के कारण उन्होंने वो डिसाइड किया कि क्यूरियोसिटी में ट्राई करेंगे, इफ इट वर्क्स देन वी कैन डू इट इन फ्यूचर मिशंस ऑल्सो। तो परसिवरेंस में भी क्या, बट इफ वी थिंकिंग अबाउट द ह्यूमन मिशंस और कॉलोनाइजेशन, तो इन दैट केस द ह्यूमन इटसेल्फ देयर,
तो सोलर पैनल इज द बेस्ट एनर्जी सोर्स इन दैट केस, बिकॉज वी कैन क्लीन द सरफेस ऑफ सोलर पैनल। एंड जैसा कहा है कि एटमॉस्फेयर नहीं है मार्स के ऊपर, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 20 to 30% ज़्यादा सनलाइट का इस्तेमाल हम वहाँ पे कर सकते हैं, दो इट इज़ अवे फ्रॉम सन more than अर्थ, but still the solar panel is best option if the colonization of Mars we talking. बट सोलर पैनल के अलावा हम अर्थ पे कैसे सोलर रिन्यूएबल एनर्जी यूज करते हैं, हम कोल से जनरेट करते हैं नॉन रिन्यूएबल, वैसे वहाँ पे बस सोलर पावर हो जाएगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव होगा फ्यूचर में? अल्टरनेटिव एक तो मैंने बताया ना आपको कि सेबेस्टियल रिएक्शन जिसमें हम मीथेन जनरेट कर सकते हैं, तो वी कैन यूज दैट एज अ फ्यूल आल्सो, मीथेन। Yes, and by some chance, if we can utilize the energy of that sandstorm, generate the electricity, तो वो सैंडस्टॉर्म, बट ये फ्रिक्वेंट नहीं होते सैंडस्टॉर्म, या पता नहीं होता हमें कब आएंगे, तो इट्स नॉट रिलायबल सोर्स। बट या वी कैन यूज दैट मीन्स सैंडस्टॉर्म की एनर्जी भी यूज कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। To generate energy. यस यस। हाउ वुड द फर्स्ट कॉलोनीज लुक, मतलब जो कॉलोनीज हो गए उस टाइम पे बनेंगे, लाइक, और इसे कितना टाइम लगेगा, लाइक इवन इफ वी आर प्लानिंग टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज, तो भी हम हमारे लाइफ टाइम में देख पाएंगे, आपको लगता है? जरूर आने वाले 20 सालों में आगे मून एंड मार्स इज गोइंग टू बी बेस ऑफ ह्यूमैनिटी। क्यों मैं ये बताता हूँ, जैसे कि नासा का टारगेट है 2035 तक मार्स के ऊपर ह्यूमन को लैंड करना, ठीक है, और 30 तक तो मून के ऊपर बेस बनाना है आर्टेमिस के प्रोग्राम के तहत। तो डेफिनेटली आने वाले 20 सालों के अंदर ये दोनों प्लैनेट के ऊपर ह्यूमन प्रेजेंस तो होगा, बट कॉलोनीज बनेगी ये नहीं कह सकते, बिकॉज अपने अपने उनके चैलेंजेस भी उतने बड़े हैं। बट इफ वी डू वन थिंग, जैसे कि हर एक एजेंसीज का, हर एक का अपना अपना पर्सनल प्लान होता है, तो मैं भी एक यहाँ पे प्लान प्रपोज कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ कि इफ़ वी वांट टू मेक दिस प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड, तो वहाँ पे हमें कुछ तो भी ऐसा देना पड़ेगा मार्स पे कि ताकि countries, agencies, even though the entrepreneurs or individual private companies also take interest in colonizing the Mars. और वो क्या हो सकता है कि हमें पता है मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एंड दैट बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट इज नथिंग बट द स्टोरेज ऑफ लॉट ऑफ rare earth elements and even the important elements also. So if by chance we can do something कि वहाँ से मान लीजिए निकेल, प्लेटिनम या कोई भी ऐसा मेटल है, उसके एस्ट्रॉयड को हम मार्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट कर पाए, राइट? तो मार्स के ऊपर अगर उसका इम्पैक्ट होता है तो वी हैव द अपॉर्चुनिटी, माइनिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट मटेरियल ऑन मार्स। हमें पता है मार्स के ऊपर अभी उसका इम्पैक्ट है और वहाँ पे वो मेटल मिलेगा। After impacting that asteroid on Mars, after some years, we can send our probes there to mine that elements or metal and bring back to Earth. ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें से एक इकोनॉमी जनरेट होगी। इकोनॉमी जनरेट हुई तो प्राइवेट कंपनीज इंटरेस्ट लेंगी कि उसमें इन्वेस्ट करना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना। सेकेंड थिंग, जैसा मैंने कहा कि इफ़ द अर्थ रिसोर्सेज गेट डिप्लीटेड मोर एंड मोर, तो हमें रिसोर्सेज को लाने के लिए अर्थ से बाहर जाना ही पड़ेगा। यू गो आइदर ऑन मून, आइदर ऑन मार्स और आइदर ऑन एस्ट्रॉयड बेल्ट वहाँ पे। तो इन दैट केस ऑल्सो द प्राइवेट कंपनीज टेक इंटरेस्ट इन दिस कि एलिमेंट्स को खोजना है या वहाँ ही जाके रहना है, कॉलोनाइज करना है। तो डेफिनेटली ये आने वाले सालों में होने वाला है ज़रूर। ये एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। एग्जैक्टली। सो ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनका इस स्पेस इंडस्ट्री में उतरना रिस्की तो नहीं? मतलब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अब आ रही है, तो ये सिक्योरिटी का एक इशू नहीं बन सकता फ्यूचर में? सी एज पर द इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी जो बना था 1980s में शायद या 70s में, तो उसमें ऐसा कहा गया था कि जो भी स्पेस में एक्टिविटीज़ होगी या स्पेस में फाइंडिंग्स मिलेगी या स्पेस का जो भी एरिया होगा वो किसी के एक के अंडर नहीं आएगा, एक कंट्री के अंडर, एक गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगा, इट्स ओपन फॉर ऑल। तो
उसके आगे हर एक कंट्री ने अपने अपने हिसाब से उस ट्रीटी का यूज़ किया, और अभी इसी ट्रीटी के अंडर प्राइवेट कंपनीज भी उसका यूज़ कर रही है कि इफ़ यू वांट टू गो इन स्पेस, स्पेस की बात कर रहा हूँ जो अर्थ के बियॉन्ड है, अर्थ के कुछ ऑर्बिट्स तक तो गवर्नमेंट का वहाँ पे ये होता है, कंट्रोल लॉज होता है। होते हैं या कंट्रोल होता है, बट इफ वी क्रॉस दैट ऑर्बिट देन वहाँ पे किसका कंट्रोल नहीं होगा। तो प्राइवेट कंपनीज का टारगेट यही है कि हम स्पेस में जाके क्या इकोनॉमी जनरेट कर पाए, ताकि ये जो लॉज है उनको अप्लाई नहीं है वहाँ पे, बट दे कैन ब्रिंग द वैल्यू फ्रॉम दैट एक्सप्लोरेशन एंड जनरेट द रिवेन्यू। तो इसी के तहत फिर उनका मून के ऊपर मिशन है, इसी के तहत मार्स के ऊपर भी उनका प्लान हो सकता है आगे। जैसे मैंने कहा कि मार्स के ऊपर अगर कुछ हमने रेयर अर्थ एलिमेंट्स या कुछ ऐसा फाइंड किया, इवन दो दे स्टार्ट टू डेवलप द कॉलोनीज ऑन मार्स, राइट। मान लीजिए ऐसा पकड़ मीन्स ऐसा एक एजम कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट तो अभी पूरी तरीके से अच्छा है, सब रिसोर्सेस है, बट इन फ्यूचर अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेस डिप्लीट होने शुरू हुए, बाय चांस कुछ एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ और उसमें से पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा। एक तो दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके सेटल हो जाए, जिसमें गवर्नमेंट इश्यूज या लॉज इश्यूज आएंगे। इन दैट केस इफ एनी प्राइवेट कंपनी मेक्स द ऑप्शन that we have a colony on moon or Mars and we will give you the chance to get settled on that colony, बट उनके सर्टन चार्जेस होंगे। तो जो भी रिच पीपल्स है ऑस्ट्रेलिया के, इफ दे कैन पे दैट चार्जेस देन दे गेट सेटल ऑन मार्स आल्सो एंड मून आल्सो इन फ्यूचर। बट ये तो बस रिच लोगों का फ़ायदा हो गया, इसमें आम जनता का क्या रोल है? अगर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट होगी तो वो आम जनता को भी इतना इंक्लूड करेगी, बट प्राइवेट कंपनीज़ को जब हम इतना कंट्रोल देंगे, वो बस रिच लोगों का ही सोचेंगे, जहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। सो द थिंग इज़ कि इसमें आम जनता का क्या फ़ायदा हो? ये तो रिच लोगों का ही फ़ायदा है। आम जनता का स्पेस एक्सप्लोरेशन में डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है। इफ द गवर्नमेंट आल्सो टेक इनिशिएटिव टू सेटल डाउन ऑन मार्स और मून, तो उसमें भी कॉस्ट उतना ही लगता है या सर्टन कॉस्ट लगेगा ही, एंड गवर्नमेंट वो कॉस्ट कहाँ से रिकवर करेगी। अगर आम जनता को वहाँ पे भेजना है सेटल डाउन करने के लिए, तो गवर्नमेंट को वो कॉस्ट अपने खुद के मीन्स गवर्नमेंट के कोटा से देना पड़ेगा, बजट से देना पड़ेगा, और वो कितना देगी उस बजट से। सो इन फ्यूचर गवर्नमेंट ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगी, गवर्नमेंट विल गोइंग टू ओपन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो और ओपन दिस फील्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, ताकि प्राइवेट सेक्टर ये कुछ अरेंजमेंट करे और वो फिर इसकी इकोनॉमी जनरेट करे। गवर्नमेंट प्लेज ओनली रोल दैट कि ये अपॉर्चुनिटी सबको इक्वली मिले। अगर आम जनता है उसके पास थोड़ा पैसा है इकट्ठा किया हुआ, वो पे कर सकते हैं तो करे, या दो तीन स्टार्टअप है, मोनोपोली नहीं बने, दो तीन स्टार्टअप्स या दो तीन प्राइवेट प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि कॉलोनाइजेशन करे और फिर लोगों को वहाँ पे लेके जाए। सो इस पूरी रेस में इंडिया का कहाँ पे ही है? मतलब अगर मार्स पे हमें कॉलोनी सेट करनी है, अभी नासा सबसे आगे है, फिर उसके पीछे पीछे इलॉन मस्क है, बट इंडिया का क्या रोल है इसमें? और आई थिंक गौरी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ओके, सो मार्स पे इंडिया का रोल, इंडिया का मिशन अगर हम देखा जाए तो बहुत फेमस मंगलयान मिशन हमने पढ़ा ही है। मंगलयान मिशन इट वाज पॉकेट फ्रेंडली मिशन, जो कि एक मूवी बजट के भी कम पैसों में बना के लॉन्च भी किया था हमने, और उसका लॉन्चिंग टेक्निक भी है, वो भी स्लिंग शॉट लॉन्चिंग टेक्निक हमने यूज किया था। एक है कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पहला कदम था मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए, मंगलयान मिशन। उसके बाद इसरो एक रोवर ट्राई कर रही है और उस पर काम अभी चल रहा है कि आने वाले 5-6 सालों में तो नहीं, लेकिन आने वाले जरूर 10 सालों के बीच में इसरो प्लान कर रहा है कि एक लैंडर मार्स पे लैंड किया जाए, एंड वहां पे बाकियों ने जो सीखा है उससे कुछ ज्यादा हमें सीखने को मिले। तो इसरो का वही मिशन अभी प्लानिंग में चल रहा है आफ्टर द गगनयान मिशन। लेकिन इसरो ऑफ कोर्स आफ्टर द गगनयान मिशन में बोलूंगी कि गगनयान इज जस्ट द स्टार्ट। गगनयान मिशन के बाद ह्यूमंस को मून पे भेजना, मार्स पे भेजना, यही मेन गोल रहेगा इसरो का, क्योंकि
इस रेस में जहाँ पे यूएसए है, जापान है, यूरोप है, इंडिया इंडिया की अगर आपने स्पीड देखी तो दैट इज एक्सपोनेंशियल। ग्राफ लीनियर नहीं तो वो एक्सपोनेंशियल है। तो आने वाले दिनों में वी विल बी द वन रेस में उतरने के लिए। और जैसा कि एवरी नेशन वाज शॉक्ड जब हमने मार्स का मंगलयान मिशन लॉन्च किया था। तो आई गेस ऐसे वाव मोमेंट्स हमें बहुत सारे मिलेंगे इसरो की तरफ से। यस, दैट्स ग्रेट। बट अब बात ये तो हो गई कॉलोनाइजेशन की बात। अभी हम न्यूज़ में भी बहुत देखते हैं, अलग-अलग बिलियनियर्स बोलते हैं, जेफ बेजोस है, एलन मस्क है, कि टेराफॉर्म करना मार्स को। कॉलोनाइज़ करना एक पार्ट है, बट टेराफॉर्म ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि कॉलोनीज़ तो हम बना लेंगे, बट पूरे मार्स को अगर टेराफॉर्म करना है तो उसके क्या वेज़ होंगे? सी पहली चीज़ तो टेराफॉर्मिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टेराफॉर्मिंग इज द प्रोसेस विच वी ऑब्जर्व वाइल द अर्थ इज फॉर्मिंग। तो टेरा मीन्स लैटिन लैंग्वेज में अर्थ को बोला जाता है टेरा, ठीक है। लूना बोला जाता है चांद को, सोल बोला जाता है सूरज को। तो अर्थ कैसे फॉर्म हुआ इसकी जो प्रोसेस आप स्टडी करोगे तो उस फॉर्मिंग प्रोसेस को बोलेंगे टेरा फॉर्मिंग। तो अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, जब अर्थ बन रहा था तो ये एक रॉकी पल्प था, पूरे रॉक्स के इकट्ठा ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होने का, और बहुत हॉट बॉल हॉट स्ट्रक्चर था। तो इतने हॉट स्ट्रक्चर की वजह से कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर में गए, उस गैसेस का रिएक्शन हुआ, फिर उन्होंने सनलाइट को ब्लॉक किया, फिर वो कोल्ड आइसी बॉल बना। फिर आइसी बॉल की वजह से वापस से कुछ सालों बाद जो ज्वालामुखी जो थे वो फटे, वापस से वो कवर किया लेस स्मोक से, अगेन टेम्परेचर राइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, ये सब चीजें अर्थ के ऊपर हुई। तो इसमें क्या हुआ, अर्थ के ऊपर अलग अलग एटमॉस्फेयर फॉर्म होने के लिए हेल्प मिली, राइट। जब अर्थ पूरी तरीके से शांत हुआ है, कोल्ड डाउन हुआ, तब जो एटमॉस्फेयर बना, तब जो कॉम्बिनेशन बना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं था, ओके, ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं था, सिर्फ आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? जब ये टेराफॉर्मिंग हो रहा था तो जब पानी बना पहली बार, आइस को पिघल के बारिश बन के, तो पानी बनने की प्रोसेस में क्या हुआ, एक साइनोबैक्टीरिया बना जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। और उसका जो पीरियड था वो इतना मिलियंस ऑफ ईयर्स था कि उसने इतना ऑक्सीजन बनाया, इतना ऑक्सीजन रिलीज किया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में 30% ऑक्सीजन बना। And that's become the combination that we see today, oxygen and nitrogen. नाइट्रोजन। तो इस पूरे प्रोसेस को टेराफॉर्मिंग बोलते हैं। अब इस सेम प्रोसेस आर्टिफिशियली आपको किसी प्लैनेट के ऊपर करना है तो उसे बोलेंगे हम मार्स का टेराफॉर्मिंग करना है। अगर मार्स के ऊपर बना है तो वो कैसा करेंगे, राइट। तो कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वी कैन सेंड द न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बम्बार्डिंग करेंगे, और उसमें जो इम्पैक्ट होगी उसके कारण जो अर्थ के ऊपर जो सिचुएशन थी कि ज्वालामुखी फटते थे, गैसेस आते थे, तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन भी क्रिएट आर्टिफिशियली ओवर देयर। उसमें से पहली चीज होगी कि जो मार्स के ऊपर का आइस कैप से दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के वो पिघल जाएगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाएगा। उससे पहली चीज तो एटमॉस्फेयर बनेगा मार्स का, जो अभी नहीं है, बट वो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है ये ग्रीन हाउस गैस है, तो जो सूरज की रोशनी आ रही है वो क्या करेगी, ट्रैप हो जाएगी इस एटमॉस्फेयर में ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी मार्स का जो टेम्परेचर साइकिल आप देखोगे ना, तो दिन में टेम्परेचर बहुत जाता है, ऑलमोस्ट 280 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री के आसपास जाता है, और रात में वही माइनस तक जाता है। तो if we create the carbon dioxide atmosphere, then heat get trapped in the atmosphere। तो रात का जो समय है जहाँ पे हीट टेम्परेचर एकदम माइनस में जाता है वो नहीं जाना शुरू हो जाएगा, तो मार्स को अपना एक स्टेबल टेम्परेचर मिलेगा, राइट। इफ इट गेट स्टेबल टेम्परेचर तो मार्स के सरफेस के नीचे जो आइस, ग्लेशियर आइस है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, वो पानी सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो मार्स को पानी भी मिलेगा अपना खुद का। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो यूज फॉर हार्मफुल रेज है उसको भी ब्लॉक करेगा,
तो पानी के अंदर फिर लाइफ भी धीरे धीरे Evolve होगा। वो होना शुरू हुई। तो इस पूरे प्रोसेस को ट्रिगर करना होगा। तो वो ट्रिगर कैसे करेंगे? तो ये न्यूक्लियर वेपन्स को वहां पे बम्बार्डिंग करके जैसा मैंने इसके पहले भी कहा था, किसी एस्टेरॉइड को आर्टिफिशियली इम्पैक्ट करवा के मार्स के ऊपर, तो इस तरीके से वो 2 आइस कैप्स को पहले पिघलाना, ये टारगेट होगा तेरा प्रोजेक्ट। सो इस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा तो भी? इसको ऐसा कह नहीं सकते, बट कुछ लाखों से कुछ मिलियन ईयर्स तक लगते हैं। मिलियन ईयर्स। Right? सो फिर इफ हमने कॉलोनाइज कर लिया मार्स को, तब ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि हम अटैक कर रहे हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहे हैं। सो वहाँ की एग्जिस्टिंग कॉलोनीज पे भी इसका फर्क पड़ सकता है, राइट? नहीं, ये तो कॉलोनीज बनाने के पहले करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, if we are planning long term thing, तो terraforming पहले करना पड़ेगा, then the colonies. If terraforming is not option, then colonies बनेगी, but वो बहुत स्ट्रक्चर्ड कॉलोनी होगी कि जहाँ पे इनहेबिटेंट जो होगा सिर्फ अंदर, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं कर सकते हैबिटेशन ओपन में। बट वो इमरजेंसी केस में ही होगा, अर्थ के ऊपर अगर कुछ हुआ तो। if we have plenty of time on then the terraforming अभी शुरू किया तो कुछ लाखों सालों बाद हो जाएगा। मार्स को हम देख पाएंगे। सो आपका कहना है कि पहले हम टेराफॉर्मेशन का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है, बट कॉलोनाइजेशन का हम तब करेंगे जब यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट हो जाए। हाँ, इस अर्थ को छोड़ना पड़ा तो। अच्छा, बट ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे नीचे जो एलियंस है वो बाहर आ जाए। अभी एलियंस का टॉपिक जब निकलता है वापस, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फेसेस दिखते हैं हम इमेजेस में मार्स की सरफेस के ऊपर से, या फिर रोवर्स ने निकाले। एक फेमस इमेज है जिसमें एक औरत ऐसे अपना हाथ उसका बाहर आया है, ये देखा है हमने रोवर के थ्रू। या फिर एक दूर की जगह से, मतलब एक रोवर ने फोटो लिया, दूर से एक ऐसी वाइट लाइट आ रही जमीन से। ये जो सारी इमेजेस है, ये कुछ दर्शाते हैं क्या कि जमीन के नीचे कुछ है वहां पे जो चुपके से हमें दिख रहा हो, या हमारे रोवर्स को दिख रहा हो? नहीं, ये जो इमेजेस आप देख रहे हो या देखते हो ना, वो क्या होता है, इट्स ओनली द पैटर्न यू कैन फाउंड इन रॉक। हमारे दिमाग या हमारा जो हैबिटेशन होता है कि हम किसी भी चीज में पैटर्न पाएंगे। आप अगर क्लाउड्स को भी देखोगे तो आपको उसमें ड्रैगन दिखेगा, कोई बार कार दिखेगी, जो भी आप इमेजिन करोगे। तो जो फोटोज ली जाती है इस रोवर से, मार्स इज अ रॉकी सरफेस है, रॉकी सरफेस। तो रॉक के अंदर कुछ कॉम्बिनेशन बनते होंगे जिसमें कुछ ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग्स, फेसेस दिखना, बॉडी स्ट्रक्चर दिखना, ऐसा होता होगा। एंड सम सोशल मीडिया थिंग उसको थोड़ा सा हाँ करके बताती है, बट ऐसा कुछ है नहीं अभी तक भी डिटेक्ट हुआ एलियन मार्स में। आई गेस वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है जहाँ पे हम बार बार पैटर्न ढूंढ लेते हैं। और एक बार अगर किसी ने वो पकड़ लिया तो इट वोंट टेक ज्यादा टाइम टू स्प्रेड। बट हमारे जितने रोवर्स इनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे हमें लगा हो कि कुछ सस्पिशियस हो? आज तक कोई नासा को ऐसी कोई एक्टिविटी मिली है कि उनके रोवर्स के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है वहां पे, या फिर एनीथिंग सॉर्ट ऑफ व्हिच इज लाइक नॉट नेचुरल देयर? ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हुई क्योंकि जितना पब्लिश डेटा है नासा का उसमें तो ऐसा नहीं है। अनपब्लिश डेटा होगा। हमने डार्क वेब पे जब रिसर्च की तब हमें बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स मिले हैं कि शायद नासा को वहां पे लाइफ मिल चुकी है, एलियंस मिल चुके हैं जो उनके रोवर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बट ये सारा डेटा पब्लिक नहीं हुआ है। सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, नासा के भी जरूर होंगे सीक्रेट्स, बट मेरा ये मानना है कि see, if we found something which is related to alien और वो अगर डिस्क्लोज किया पब्लिकली, तो what will be the impact on society? अभी जो हमारी सोसाइटी है ये बहुत, उसका परसेंटेज ऐसा है कि ये बिलीफ्स के ऊपर है, भगवान है, रिलीजन्स है, ये सब चीजें। If we give them something that apart from your God, कुछ लोग हैं बाहर पे, कुछ बींग्स है बाहर पे, तो ये पूरे बिलीफ्स जो बने हैं अर्थ पे, और ये सब कुछ शेक हो जाएंगे, सिला देंगे, और उसमें क्या केओस जनरेट होगा पता नहीं।
सो अगर ऐसा कुछ फाइंडिंग भी हुआ किसी एजेंसी को, इसरो को, नासा को या किसी को, तो अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इमरजेंसी ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आप जैसे डार्क वेब का बोल रहे हो, तो डार्क वेब पे भी जो सीक्रेट्स रिलीज होते हैं या लीक होते हैं, वो भी कुछ मिस्टेक्स की वजह से ही होते हैं। बट अगर वहां पे कुछ होंगे तो उसकी क्वेश्चन मार्क आएगा कि वो कितनी सही है। वेरीफाई करने वाला कोई नहीं ना वहां पे, ये नासा का ही है। बट सोचने वाली यही बात है कि अगर एलियन है और नासा ने डिस्क्लोज किया तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो अब जब मार्स पर ह्यूमंस पहुंच जाएंगे, ठीक है, उनके लिए लाइफ कैसी होगी, कितना डेंजर होगा मार्स उनके लिए? आपको क्या है कहना है इसके ऊपर? मार्स तो जब ह्यूमन वहाँ पे जाएंगे, लैंड करेंगे, रहने लगेंगे, तब तो ठीक है। बट मार्स अभी भी डेंजर है सबके लाइफ में। कुछ लोगों की कुंडली में है मंगल होता है। मंगल होता है, बहुत राइट? सारी ऐसी धारणा है कि मंगल, क्योंकि किसी मार्स का अगर हम लेंगे ना, तो मार्स एक रोमन गॉड का नाम है, जिसका मीन्स इट्स ए गॉड ऑफ वॉर, मार्स। ठीक है, तो क्योंकि वो नाम कैसे पड़ा, क्योंकि मार्स को आप अगर रात को देखोगे तो वो लाल दिखता है, रेड कलर में। तो रेड इज द साइन ऑफ एंगर, वॉर एंड समथिंग, इसलिए उसे रोमन गॉड ऑफ गॉड है वॉर। जो मार्स उसका नाम दिया गया। अभी मार्स के दो मून्स भी है जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। तो फोबोस एंड डीमोस का मतलब होता है एंगर एंड फियर। तो जो गॉड ऑफ वॉर है उसके ये दो बच्चे हैं, ऐसा कहते हैं, फोबोस एंड डीमोस। एक साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना था कि जब मार्स के जो मून है, जब ऑब्जर्व किए गए, उससे पहले उसने प्रिडिक्ट किया था कि मार्स को 2 मून होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ को 1 मून है और जुपिटर को 4 मून है, तो उसके बीच में मार्स आता है, तो उसको 2 मून होने चाहिए। तो ऐसा प्रिडिक्शन किया था और उसका प्रिडिक्शन सही निकला। तो ऐसा चीज़ है कि मार्स इटसेल्फ एन एंग्री प्लैनेट कह सकते हो। बट जब हमारी ह्यूमन कॉलोनाइजेशन वहाँ पे सेटल डाउन होगी, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होगी वहाँ पे। जैसे कि वो लोगों का डेली रूटीन क्या होगा, कि जैसे गौरी ने कहा है कि रात को टेम्परेचर एकदम माइनस में जाता है, तो रात को कोई भी बाहर नहीं निकल सकता ज़्यादा। ठीक है, दो यू हैव अ स्पेस सूट, बट स्पेस सूट के अंदर भी कोल्ड हो सकता है, तो आपको आपके जो भी घर बनाए होंगे, स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर ही रहना पड़ेगा। अगर हम जेनेटिक्स की बात करें वहाँ पे, तो योर बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोज टू द यूवी रेज। तो जेनेटिकली बहुत सारा चेंजेस हो सकता है वहाँ पे। अगर कोई बच्चा, नई जनरेशन वहाँ पे पैदा होती है, तो जेनेटिकली क्या फर्क होगा होगा। उनमें। राइट। हमारी बॉडी अभी जेनेटिकली ट्यून है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, राइट, कि यूवी रेज, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें ट्यून है अर्थ के इन्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए ये जो एजेंसीज है, ये आईएसएस में जाके एक्सपेरिमेंट करती है कि अगर अर्थ मीन्स जीरो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी, एक्सपोजर टू द हार्श इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस, वहाँ पे सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब चीज़ों का देखती है। एंड दे कैन प्रिडिक्ट एज पर द रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट कि मार्स या ऐसी कुछ कॉलोनीज पे क्या ह्यूमंस के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, न्यू बॉर्न ह्यूमंस के ऊपर। तो डेफिनेटली वो रिजल्ट्स के तौर पर हम बता सकते हैं कि इम्पैक्ट होता है, बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंज वुड बी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है मार्स पे कम ग्रेविटी है, तो हमारा जो बोन्स का साइज होगा वो बढ़ेगा। सो वहाँ पे जो कुछ भी नए ह्यूमंस पैदा होंगे, उनका जो बोन का स्ट्रक्चर है वो लेंथी होगा। दैट विल बी द सिग्निफिकेंट ऑब्जर्विंग व्हाट वी कैन से, ऐसे कि हमें डिफरेंशिएट कर डिफरेंस आएगा सकेंगे उनमें, कि क्रिएट ये मार्स का सिविलाइजेशन है और ये अर्थ का सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन। में। राइट। सो इनमें कोई जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो गए ओवर द टाइम, जैसे आपने कहा कि बोन्स का, बट जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकता है क्योंकि रेडिएशन ही इतना है वहाँ पे। तो इससे जो मार्शियन किड्स हो गए वो कुछ अलग वे में बॉर्न हो सकते हैं, कि आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ पे जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो एक अलग इसमें होके, वहाँ पे क्या होगा? ऐसे कुछ आपको इसका आइडिया होगा?
सो जैसे आपने बोला कि मार्शियन किड्स, तो उनका एक डेली शेड्यूल क्या हो सकता है? इफ आई वाज टू बी बॉर्न ऑन मार्स, तो उसके बाद जैसे मैं बड़ा होगा, मेरा डे कैसे होगा? एक और डे ऑन मार्स, हाउ वो वुड बी? जन्म से गुस्से होंगे बहुत क्योंकि रेड प्लेनेट के ऊपर सी जेनेटिकली अगर देखा जाए ना, तो ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी ह्यूमन स्पेसिस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है कि स्पेस में पैदा होना, इवन तो आईएसएस के ऊपर भी। तो ऐसा फर्म प्रूफ नहीं है हमारे पास कि क्या चेंजेस होंगे। प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसा गौरी ने कहा कि बोन का साइज बढ़ेगा तो ओवरऑल हाइट जो होती है वो बढ़ सकती है। अगेन द एक्सपोजर जो होता है वो, जैसा आप केमोथेरेपी करते हो यहाँ पे, तो आपके बाल चले जाते हैं सब। तो सिमिलर इफ यू एक्सपोज योर बॉडी मोस्टली, तो जेनेटिकली ही आपको बाल आएंगे ही नहीं, मीन्स राइट। वहाँ पे। तो ऐसे कुछ इफेक्ट हो सकते हैं बच्चों के ऊपर। देन अगेन जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी एक इम्पैक्ट करती है आपके ब्रेन डेवलपमेंट में। तो अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कम मात्रा में या रेगुलेटेड आपको सप्लाई है, तो ब्रेन डेवलपमेंट ओके। सी उसके लिए आप अर्थ की भी केस स्टडी ले सकते हो। अर्थ के भी अलग अलग हिस्सों पे लोगों का रूटीन अलग अलग होता है। जैसे कि हम इक्वेटोरियल एरिया में रहते हैं, तो हमारा हमारा रूटीन इवन दो साल भर का रूटीन अलग होता है। इफ़ यू गो टूवर्ड्स द नॉर्थ साइड और पोलर रीजन, उनके यहाँ पे 6-6 महीने सूरज दिखता ही नहीं और 6 महीने तो रात होती ही नहीं, तो उनका रूटीन अलग होता है। तो वैसे ही मार्स का होगा। जो मार्स के ऊपर हमने हैबिटेट बनाया होगा, तो उसकी क्या कंडीशंस होंगी उसके ऊपर डिसाइड होगा कि उस बच्चे का या जो न्यूबॉर्न है उसका रूटीन क्या होगा। वो कि उसको बाहर कितने टाइम खेलने को या बाहर जाने को मिलेगा, उसकी खाने का स्केड्यूल क्या होगा। क्योंकि इसी अभी हमारा जो पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम है ये सन के साइकिल के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। तो वहाँ की साइकिल कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे कि कब खाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है दिन में एक ही बार खाना पॉसिबल है, रात को खाया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो यूर ओनली 1 मील इन डे, ऐसा। तो ये डिपेंड्स होगा कि कैसे किस तरीके का हैबिटेट हम वहाँ पे बनाएंगे। बट जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक अलग प्लैनेट, एक अलग दुनिया को एक्सप्लोर किया होगा ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी के साथ। तो वेरी इंटरेस्टिंग होगा। गौरी का भी इस पे कुछ होगा तो तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, तो अगर इफ आई गो बैक टू माय इन्फेंट स्टेज, तो स्कूल जैसा तो कुछ वहां पे रहेगा नहीं। स्कूल जैसा कहने के बजाय हर एक सेकेंड वहां पे कुछ सीखना ही पड़ेगा। अगर आप बच्चे हो या फिर बड़े हो, सीखना पहली बात तो सरवाइव करना, कैसे सरवाइव करना है वो। उसके बाद हमारे यहाँ पे वॉल्स है, वहां पे में भी डोम्स रहेंगे और उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही रहेंगी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हर एक पार्ट जीरो से सीखना, उसी में अपना बचपन चला जाएगा। और कौन से कंट्रोल से कौन सा बटन चलता है। एंड अगेन अगर कैलामिटीज आ जाए, स्टॉर्म आ जाए, डस्ट स्टॉर्म आ जाए, कुछ अगर फूड स्टोरेज से शॉर्टेज हो जाए, तो आई गेस वो टैकल करने में ही बचपन में हम सीखते जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। एंड जो बेसिक हम यहाँ पे स्कूल में सीख रहे हैं वो आई गेस बाय डिफॉल्ट पता होना ही चाहिए वहां पे प्लेनेट पे। तो जैसा कि ये मुद्दा निकला अभी, तो अभी हमें हमारी बचपन की अगर देखेंगे जर्नी, तो हमें कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें ही सिखाई गई थी। बट मार्स पे ऐसा हो सकता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसे अपना खुद का ऑक्सीजन बनाना आना चाहिए, खुद की फूड वेजिटेबल्स ग्रो करनी आनी चाहिए। इस तरीके का एजुकेशन वहाँ पे दिया जाएगा। या फिर सर्वाइवल स्किल ज़्यादा सिखाए जाएंगे कि अगर ऑक्सीजन ख़त्म हुआ तो कैसे सर्वाइव करे, या स्टॉर्म आया, सैंड स्टॉर्म, तो वहाँ के। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब मार्स के ऊपर कॉलोनीज बनेंगी, तो अर्थ के ऊपर भी कॉलोनीज होगी मार्स के ऊपर। तो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, तो मार्स वाली जो कॉलोनीज है वो क्या ट्रांजैक्ट करेगी अर्थ के ऊपर, तो वो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्ट करेंगी पेटेंट्स को। क्योंकि मार्स के ऊपर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी कि दैट इज मस्ट फॉर सर्वाइवल इन दैट कंडीशंस, ओके। एंड धीरे धीरे वही कंडीशंस अर्थ के ऊपर डेवलप होने वाली है। तो मार्स कॉलोनी विल सेल देयर पेटेंट राइट टू अर्थ फॉर सम वाटर और सम अदर एलिमेंट्स। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन होंगे। तो बच्चों को अभी हम जैसे सिखाते
कि तुम्हें गाड़ी आनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन आना चाहिए, XYZ कंप्यूटर, तो वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा तुम्हें कितने पेटेंट, 5 पेटेंट तो लेने पड़ेंगे अगले साल में, क्योंकि वो पेटेंट सेल करने हैं अर्थ सेल पे। करने सही। सो ये इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल का एक कंसेप्ट शुरू हो जाएगा उस टाइम पे कि चलो घूम के आते हैं अर्थ पे, या फिर अर्थ वाले बोलेंगे चलो मार्स पे एक राइड मार के आते हैं। ये कितना कॉमन हो जाएगा, या वैसे कितना टाइम लगेगा? तो भी अभी तो 6 महीने लगते हैं। कोई और टेक्नोलॉजी है जिससे इसे कम किया जा सके आने जाने का टाइम? कम हो सकता है इफ वी डेवलप द न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन, न्यूक्लियर पावर इंजन, तो उसमें हम 6 महीने का जो पीरियड है उससे कम 1 या 2 महीने तक ला सकते हैं। अगेन द वेरियस रिसर्च गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन बनाए कैसे बनाए वगैरह, बट इफ़ वी डेवलप दैट तो वो मून, मार्स एंड जुपिटर तक की दूरी बहुत कम कर देगा वो इंजन, क्योंकि स्पीड इतना ज़्यादा होगा फ्यूल। क्योंकि देखिए अभी हमें स्पेस ट्रैवल करना पड़ता है ना, तो बहुत सारा मास जो होता है, लोड, पे लोड या मास, वो फ्यूल में ही चला जाता है, कि फ्यूल कैरी करना पड़ता है स्पेस में आपको। बट इन दैट केस न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन में फ्यूल का जो वेट होता है या मास होता है, वॉल्यूम, वो बहुत कम हो जाएगा, तो आप बड़ी बड़ी शिप्स बना के ट्रैवल कर पाओगे, राइट, और स्पीड उतना ही है, उससे ज़्यादा पावर मिलेगा आपको। तो इन दैट केस ये जो ट्रैवलिंग है बहुत आसान जाएगा, एक एक शिप में लगभग हजार लोग बैठ के जा सकेंगे, ट्रैवल कर पाएंगे। तो दैट इज द थिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन, इफ वी डेवलप इंजन न्यूक्लियर फ्यूजन। सो टाइम कितना होगा जाने आने का, तो भी आपको लगता है? बताया ना मैंने कि अभी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और भी एडवांस थोड़ा खर्च करेंगे तो 6 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने के आसपास मीन्स कम कर सकते हैं। अच्छा, बट न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन रहा तो 2 महीने तक उसे कम किया जा सकता सो 2 महीने ट्रैवल करना भी बहुत बड़ी बात होती, तो उस टाइम वो स्पेसशिप भी उतना बड़ा बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐड करनी पड़ेगी, तो ये टाइम का एक बहुत बड़ा ये हो जाएगा, राइट? कि बहुत टाइम आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इससे ह्यूमंस कैसे अडेप्ट करेंगे? क्योंकि इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल में टाइम तो लगेगा, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें क्या करेंगे ह्यूमंस स्पेसशिप में? सी वही तो मैंने कहा कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन बनता है तो स्पेसशिप बड़ी बड़ी बनेंगे आपको, तो यू कैन गिव लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन दैट इंजन, सॉरी स्पेसशिप। लर्निंग भी वहाँ भी लर्निंग होगी, होटल्स होंगे, रूम्स होंगी, इवन दो यू कैन मेक स्मॉल गार्डन एरिया लाइक थिंग, एंड इवन दो द ट्रैवलिंग द मार्स इज नॉट वन शॉर्ट जर्नी। आपको मून बेस में पहले जाना पड़ेगा, मून पे आपको फिर जो मेन स्पेस क्राफ्ट होगा वो मून पे होगा। जैसे अभी आप अगर एयर ट्रैवलिंग करते तो आप एरोप्लेन को मीन्स इट्स एन कनेक्टिंग फ्लाइट होता है, उस तरीके का होगा वो कनेक्टिंग फ्लाइट, कि यहाँ से एक छोटा फ्लाइट आपको मून तक लेके जाएगा, मून के यहाँ पे बड़ा फ्लाइट होगा, बिकॉज मून की ग्रेविटी कम है, तो बड़े फ्लाइट्स को लॉन्च करने के लिए बहुत कम फ्यूल वहाँ पे लगेगा, तो मून के ऊपर से आपको फिर मार्स की जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की प्रोसेस रहेगी वो फ्यूचर में आपको। अगर इवन दो अगर बियॉन्ड द मार्स हम जाते हैं, लाइक जुपिटर के मून के ऊपर भी कॉलोनाइजेशन किया, तो अगेन द मार्स बिकम योर वन स्टेशन स्टॉप, कि मार्स के ऊपर कुछ दिन रहने के बाद यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी टू द यूरोपा और जुपिटर्स मून। तो इस तरीके का वो स्ट्रक्चर बनेगा ट्रैवलिंग का। इवन दो नॉट ओनली द प्लैनेट, द ऑर्बिटल कॉलोनाइजेशन भी होगा। ऑर्बिटल कॉलोनाइजेशन मीन्स व्हाट? ए सर्टन spacecraft is huge spacecraft continuously orbiting earth also, and humans उसमें रहेंगे परमानेंट बेसिस पे या साल 1 2 3 साल तक, तो उसे ऑर्बिटल कॉलोनाइजेशन कहते हैं, तो वो भी पॉसिबल होगा फ्यूचर में। सो यस, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेज सेशन। आपने हमें बहुत कुछ बताया मार्स के बारे में, स्पेशली जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, एलियन लाइफ, फ्यूचर ऑफ एक्सप्लोरेशन, फ्यूचर ऑफ स्पेस कॉलोनाइजेशन। बहुत सारा थैंक्स आप दोनों को हमारे शो पे आने हैं और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने हैं। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड like एंड शेयर द वीडियो।